नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दर्दनाक दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के दुष्कर्मियों को मृत्युदंड की सजा देने की मांग की जा रही है। ऐसे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ष 2013 में गठित जेएस वर्मा समिति की मृत्युदंड पर क्या सिफारिश थी और क्या उन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था। आज इन फोकस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि मंत्रिमंडल ने किस प्रकार के निर्णय वर्ष 2013 में लिए थे। वर्ष 2013 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी, जिसके बाद जेएस वर्मा कमेटी की स्थापना की गई। तो उसके बाद आपराधिक कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन मंत्रिमंडल द्वारा किए गए थे। तो मंत्रिमंडल के निर्णयों को जानना जरूरी है और इसके बाद देखेंगे कि जेएस वर्मा समिति की सिफारिशें क्या थी। इन सिफारिशों में वैवाहिक बलात्कार को के मुद्दे को किस तरह से रखा गया था, वैवाहिक बलात्कार पर किस तरह की सिफारिशें की गई थी और समाज में व्यापक लैंगिक अधिकारों पर क्या रुख जेएस वर्मा समिति का था। इन पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, उसके गवर्नेंस और महिला अधिकारों जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। सामाजिक न्याय जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानते हैं। खबर आप जानते हैं कि हाल ही में एक बहुत दर्दनाक घटना कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ड्यूटी पर तैनात महिला के साथ घटी, जिसमें उनकी दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई और ये घटना 9 अगस्त की है। इसके बाद पूरे देश में एक सामान्य सार्वजनिक प्रतिक्रिया ये है कि इस तरह के दुष्कर्मियों को मृत्युदंड का ही सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मृत्युदंड के संदर्भ में कानूनी संदर्भ क्या है, किस तरह की सिफारिशें जेएस वर्मा समिति वर्ष 2013 में की गई थी। वस्तुतः जेएस वर्मा समिति ने, जिसका गठन 2013 में हुआ था और 2013 में आपराधिक कानून में संशोधनों को इस समिति की सिफारिशों ने प्रभावित किया था, मृत्युदंड के खिलाफ इसने सलाह दी थी। ये कहा था कि मृत्युदंड वास्तव में एक निवारक के रूप में, एक डेटरेंट के रूप में इस तरह के मामलों के अंतर्गत काम नहीं करता है और इसलिए इस तरह की सजा से बचा जाना चाहिए। इवन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में भी, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम केस में भी इस तरह की सजा से बचना चाहिए। और वस्तुतः सेंटेंसिंग और रिफॉर्मेशन के क्षेत्र में, यानी आप कह सकते हैं कि सजा और सुधार के संबंध में ये एक रिग्रेसिव कदम होगा, मृत्युदंड का एक प्रतिगामी कदम होगा। ये जेएस वर्मा कमेटी ने ये बातें कही थी। लेकिन इसके संदर्भ में हमारे लिए जानना जरूरी ये है कि मंत्रिमंडल ने इस मृत्युदंड की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था और दिसंबर 2012 में घटित एक घटना, जिसमें एक पैरामेडिकल छात्र के साथ एक दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 23 जनवरी 2023 को जेएस वर्मा कमेटी ने इस घटना के बाद अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत किया था, जिस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। लेकिन जेएस वर्मा कमेटी की जो प्रमुख सिफारिश थी मृत्युदंड पर, जो उसने कहा था कि मृत्युदंड की सजा के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। केंद्र सरकार का क्या निर्णय था? केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए थे, लेकिन मुख्य रूप से वो मृत्युदंड की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। मृत्युदंड यौन अपराधों को प्रभावी ढंग से नहीं रोकता है। जस्टिस जेएस वर्मा की सिफारिश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार नहीं किया। तो क्या संशोधन मंत्रिमंडल द्वारा किए गए थे? मंत्रिमंडल द्वारा एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था कि दुष्कर्म के कारण पीड़ित की मृत्यु या अनवरत निष्क्रिय अवस्था, यानी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, लगातार एक निष्क्रिय अवस्था में चला जाना, जहां अपराधी के हाथ पैर या सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल शून्य स्तर पर पहुंच जाती है। इस तरह के अपराध में अगर दुष्कर्म के कारण पीड़ित की मृत्यु हो जाए या वो परमानेंट परसिस्टेंट
वेजिटेटिव स्टेट, अनवरत निष्क्रिय अवस्था में चली जाए तो धारा 376 ए के तहत उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। साथ ही साथ बार बार अपराध करने वालों के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। यानी अगर एक व्यक्ति बार बार दुष्कर्म की घटना करता है, दुष्कर्म की घटना में इन्वॉल्व होता है, तो उसको धारा 376 ई के तहत मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया। साथ ही वर्ष 2018 में भी इंडियन पीनल कोड में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया और उसके माध्यम से ये कहा गया कि 12 वर्ष से कम आयु की पीड़िताओं के साथ अगर कोई सामूहिक दुष्कर्म की घटना होती है तो उस सामूहिक दुष्कर्म में शामिल सभी व्यक्तियों को मृत्युदंड का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। कौन सी धारा थी? धारा 376 DB। इसी के अलावा 16 वर्ष से कम आयु की पीड़िताओं के संदर्भ में आजीवन कारावास की सजा सभी शामिल अभियुक्तों के लिए कर दी गई धारा 376 DA के तहत। ये संशोधन थे वर्ष 2018 के। साथ ही आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है और इसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन क्या है? ये कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी को मृत्युदंड का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है और साथ ही दुष्कर्म के मामलों में कुछ सजाओं का प्रावधान धारा 64 BNS की धारा 64, 65 और 70(2) के अंतर्गत भी किया गया है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय है वर्ष 2013 के संशोधन, जो कि JS वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद किया गया, जिसमें JS वर्मा समिति की जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी मृत्युदंड से बचने की, उसको स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद वर्ष 2018 में संशोधन किया गया और हाल ही में 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता जो लागू हुई है उसके अंतर्गत भी दुष्कर्म से संबंधित मृत्युदंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। समिति की सिफारिशें, मेन सिफारिशों को जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमने मंत्रिमंडल के जो निर्णय थे उनको जान लिया, समिति की सिफारिशें क्या थी इनको जानना महत्वपूर्ण है। समिति ने दुष्कर्म के मामलों में सजा को बढ़ा दिया था और उस सजा को बढ़ाकर के दुष्कर्म के मामलों में 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष, 20 वर्ष या आजीवन कारावास करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मृत्युदंड से बचने की सिफारिश की थी। अनवरत निष्क्रिय अवस्था यानी दुष्कर्म के मामले में अगर कोई पीड़िता एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है तो ऐसे मामलों में समिति ने न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास का सुझाव दिया था, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था। और यहाँ पर आजीवन कारावास का मतलब है व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु तक। समिति ने सिफारिश के दौरान कहा था कि जो मृत्युदंड है उसका निवारक प्रभाव बहुत सीमित है या न के बराबर है। समिति का तर्क था कि मृत्युदंड का गंभीर अपराधों पर कोई महत्वपूर्ण निवारक प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके लिए इसने एक एविडेंस भी, एक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जो कि मानवाधिकारों पर कार्य समूह का साक्ष्य था। इस कार्य समूह ने कहा था कि भारत में पिछले 30 वर्षों में, या आप कह सकते हैं कि 1980 के बाद लगातार मृत्युदंड के एग्जीक्यूशन में यानी मृत्युदंड व्यक्तियों को दिए जाने के अंतर्गत लगातार कमी आई है, लेकिन इस कमी के बावजूद भी भारत में हत्या की दर में पिछले 20 वर्षों में लगातार कमी आ रही है। इस प्रकार से दिखाता है कि मृत्युदंड भी कम हुए हैं और इसके मृत्युदंड कम होने के साथ साथ जो हत्या की दर है वो भी कम हुई है। और ये दिखाता है कि किस प्रकार से मृत्युदंड जो है वो एक प्रभावी निवारक या डेटरेंट के रूप में कार्य नहीं करता है। ये समिति ने इस तर्क का प्रयोग किया। साथ ही वैवाहिक बलात्कार या वैवाहिक दुष्कर्म पर भी समिति ने कुछ बात रखी और ये कहा कि इस अपवाद को, वैवाहिक जो दुष्कर्म की घटना है और वैवाहिक अगर कोई व्यक्ति विवाह कर रहा है या व्यक्ति के किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार के संबंध हैं तो उसे इस प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए अगर वो जबरदस्ती कोई दुष्कर्म यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि वैवाहिक दुष्कर्म के लिए कानूनी अपवाद को समाप्त करने की समिति ने सिफारिश की थी और तर्क दिया था कि कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो या अन्य प्रकार का संबंध हो, वो बचने का एक साधन व्यक्ति के लिए नहीं बनना चाहिए। यानी इस संदर्भ में भी अगर महिला के साथ कोई भी संबंध हो, चाहे वो वैवाहिक संबंध ही क्यों ना हो, वो दुष्कर्म से उसके बचाव का साधन नहीं होना चाहिए। और इसके अंतर्गत उसने यूरोपीय आयोग के एक निर्णय का समर्थन किया था। समिति ने कहा था कि CR बनाम UK मामले में यूरोपीय मानवाधिकार आयोग के निर्णय का वो समर्थन करते हैं जिसमें कहा गया है कि दुष्कर्मी
पीड़िता के साथ चाहे जो संबंध रखता हो वो दुष्कर्मी ही होता है। पीड़िता के साथ अपने रिश्ते के बावजूद भी वो दुष्कर्मी ही है और इसलिए उसके साथ उसी प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया और हाल ही में भी बीएनएस की धारा 63 के अपवाद 2 एक्सेप्शन 2 में ये निर्दिष्ट कर दिया कि यदि पत्नी 18 वर्ष से अधिक उम्र की है तो पुरुष द्वारा उसके साथ किया गया कोई भी यौन संबंध या कृत्य दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। यह अपवाद इसलिए है क्योंकि अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो दुष्कर्म की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन 18 वर्ष से अधिक उम्र अगर पत्नी की है तो उसके साथ बनाया गया यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 63 के अपवाद 2 यानी एक्सेप्शन 2 में इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो वैवाहिक बलात्कार पर, वैवाहिक दुष्कर्म पर भी आप देख सकते हैं जस्टिस जेएस वर्मा की जो सिफारिश थी और जो हाल ही में कानून भारतीय न्याय संहिता में आया है उसमें एक आप कह सकते हैं कि उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने कहा कि दुष्कर्म जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी है कि महिलाओं के या लैंगिक अधिकारों को मान्यता मिले और लैंगिक अधिकारों को मान्यता मिलने के लिए जरूरी है कि महिलाओं के केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अधिकारों को भी स्वीकार किया जाए और इन क्षेत्रों में भी समानता के लिए प्रयास किया जाए। यानी उन्होंने महिलाओं के व्यापक सशक्तिकरण की बात कही और कहा कि राजनीतिक समानता से आगे जाने की आवश्यकता है जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक समानता शामिल हो महिलाओं के लिए। इस प्रकार के कानून और सार्वजनिक नीतियों को निर्मित करने की आवश्यकता है जहां महिलाएं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हो, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले, वो अलग अलग तरह की स्किल्स हासिल कर सके, अधिग्रहण कर सके, स्किल्स का एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, आत्मविश्वास उनका बढ़ सके। साथ ही समाज और राज्य दोनों के साथ संबंधों में समानता का सक्रिय रूप से समर्थन भी अपनी सिफारिशों के अंतर्गत जेएस वर्मा समिति ने किया। इसी के अलावा जेएस वर्मा समिति ने कहा कि सामाजिक समानता, सामाजिक मानसिकता में भी सुधार करने की आवश्यकता है और हमें इस तरह की सामाजिक मानदंडों को अपनाने की आवश्यकता है जहां पर समाज से अलग अलग तरह के लैंगिक पूर्वाग्रह समाप्त हो सके और इसके लिए ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो शिक्षा और सामाजिक व्यवहार के माध्यम से इस तरह के परिवर्तन ला सकें, इस तरह के प्रणालीगत परिवर्तन ला सके, संरचनात्मक परिवर्तन ला सके। तो ये लैंगिक अधिकारों पर बात कही, पर कुछ सिफारिशें की थी, कुछ बातें कही थी जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने जो व्यापक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सके। और महिलाओं का सशक्तिकरण आगे बढ़ेगा तो दुष्कर्म की घटनाएं आगे आने वाले समय में बेहद सीमित या अंततः पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न क्या है? दुष्कर्म के लिए सजा के संबंध में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की प्राथमिक सिफारिश क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सभी मामलों में सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करना। ऑप्शन बी, मृत्युदंड की सजा देने से बचने तथा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा निर्धारित करना। ऑप्शन सी, दुष्कर्म के लिए सजा को 7 वर्ष से कम करना। या ऑप्शन डी, दुष्कर्म के सभी मामलों में मृत्युदंड लागू करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।